Hello everyone, how's everyone today? Is everyone doing okay? Is everyone happy? Okay, I hope everyone is doing fine. I'm also doing fine. ओके आज हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था यूनिट 4 में, कि जो पर्टिकुलर ड्रग्स हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम पे कैसे वर्क करती हैं। तो उसमें हार्मोन्स की बात हो रही थी, वहीं पे हम किसकी बात करेंगे, यहाँ एंड्रोजन्स की बात करेंगे। एंड्रोजन्स जो हमारे मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जब भी कभी किसी मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट या मेंटेन करने में उनका रोल होता है, ये रोल प्ले करेंगे। क्या कौन रोल प्ले करेंगे? अपने एंड्रोजन्स प्ले करेंगे। अब जो इनका प्राइमरी एंडोजनस एंड्रोजन होता है वो कौन सा है? हमारा टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं। आप सबको पता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल हार्मोन है हमारा। देखा जाएगा जैसे टेस्टोस्टेरोन द मेजर एंड्रोजन, उसका ये फिगर है। अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखना है, कुछ इस तरीके का केमिकल स्ट्रक्चर रहता है। बट हम साथ ही साथ अगर उसकी फिजियोलॉजिकल रोल्स देखें, फिजियोलॉजिकल्स में क्या होगा, ये प्रोड्यूस किया जाता है किसके थ्रू? लेडिक सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर ये लेडिक सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। अगर देखा जाए लेसर एक्सटेंट पे, देखा जाए थोड़े से कम एक्सटेंट पे देखें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू भी ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल में हमारा जो सेकंड रोल आता है, डेवलपमेंट है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का। जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मेल में सेकेंडरी डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे रेगुलेट करने में किसका काम होता है? हमारे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स को बोल सकते हो। जैसे कि आप मान के चलो स्पर्मेटोजेनेसिस है, लिबिडो है, तो इसका भी रेगुलेट करने का इसका ही काम होता है। साथ ही साथ एग्जिबिट करता है ये एनाबॉलिक इफेक्ट को, जिसमें प्रमोट करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को, इंक्रीज करेगा मसल मास को इंक्रीज करने के बाद स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस को भी। ठीक है, ये हमारे फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं एंड्रोजन्स के। साथ ही फिजियोलॉजी क्या है एंड्रोजन्स में? अगर मेजर एंड्रोजन्स की बात की जाए तो उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है मेजर, जो आपको इजीली एंड्रोजन से कोरिलेट करोगे, सबसे पहले याद यही आएगा। फिर हमारा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT बोलो, ये मोर पोटेंट है। साथ ही साथ एंड्रोस्टेनोडायोन है। एंड्रोस्टेनोडायोन हमारा मेजर एंड्रोजन्स में ही आता है, तीनों एक साथ आएंगे। अब ये कंट्रोल कैसे होगा? अगर रेगुलेशन की बात की जाए तो रेगुलेशन कैसे होगा? रेगुलेशन इसका कंट्रोल होता है हमारा HPG एक्सिस से, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस से कंट्रोल होगा, जिसमें हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा? इसमें हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को, फिर स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, ये जैसे याद करोगे ना, इसको फ्लो में याद करना, फ्लो चार्ट में। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनाडोट्रिप्टिन हार्मोन, साथ ही साथ स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। जब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेगा, वो रिलीज करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लेडिक। एक तरीके से बात की जाए हमारा, इसको हम ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। देखो, हम जो बात कर रहे थे ना, हम अपने HPG एक्सिस की बात कर रहे थे। ठीक है, HPG एक्सिस क्या होता है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। इसमें हम ये दोनों में ओवेरियन गोनाडल की बात हो रही, गोनेड्स की बात है, जहाँ पे ओवेरियन और टेस्टिकुलर दोनों आता है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? सबसे पहले जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इसको हाइपोथैलेमस रिलीज करता है यहाँ पे गोनाडोट्रिप्टिन हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन करेगा, ये कहाँ जाकर वर्क करेगा? हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पर। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाके इसने, एक मिनट, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके काम किया। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर इसने क्या टारगेट किया? ये रिलीज करेगा हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या FSH, डिपेंड करता है ये। साथ ही साथ ये दोनों वर्क करेंगे। अगर देखा जाए मेल टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पर, साथ ही साथ अगर फीमेल ओवरीज पर वर्क करता है तो क्या रिलीज करता है? मेल के उसमें ये रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स बोल सकते हो इसको, और फीमेल्स में ये क्या रिलीज करेगा? एस्ट्रोडायोल प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एंड्रोजन्स है, एस्ट्रोडायोल, एंड्रोजन्स हमारे क्या है? टेस्टोस्टेरोन हो गया।
ये हो गया। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा गोनाडोट्रिप्टन हार्मोन को, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, वहाँ से स्टिमुलेशन होगा जो रिलीज करेगा ल्यूटनाइजिंग हार्मोन को। ल्यूटनाइजिंग हार्मोन या एफएसएच कोई भी अगर डिपेंड करता है, मेल टेस्टिस है तो मेल टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन रिलीज आउट होगा, वो होगा वहाँ पे, वो बनेगा टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स, ठीक है। ये मेल हार्मोन है, ये फीमेल्स में चला जाएगा तो फीमेल हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा HPG एक्सिस के बारे में हमने देखना है, रेगुलेशन है ये रेगुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ये हो गया, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करेगा हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो एंड्रोजेनिक एक्शंस हैं जिसमें डेवलपमेंट और मेंटेनेंस होता है। जो भी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, ये एंड्रोजेनिक एक्टिविटी में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डेवलपमेंट करता है। जैसे फेशियल हेयर्स बॉयज़ में आ जाते हैं वो देखने को, वहाँ पर ये काम करेगा। डीप वॉइस हो जाती है उसमें मेल्स में। साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना मेल का, उसमें ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करें तो जो हमारा एंड्रोजन्स है वो बाइंड करता है एंड्रोजन रिसेप्टर से जो टारगेट टिश्यूज में प्रेजेंट करते हैं, तो क्या रेगुलेट करेंगे, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने देखा था ना, सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेल्स में, तो उसको प्रमोट करता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया। फार्माकोलॉजिकल एक्शन एजेंट्स जो हैं टेस्टोस्टेरोन है, नेचुरल एंड्रोजन्स हैं जिसमें यूज्ड फॉर हाइपोगोनेडिज्म, डिलेड प्यूबर्टी, ब्रेस्ट कैंसर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यहाँ भी यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ जो सिंथेटिक एंड्रोजन्स हैं, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन है, फ्लूऑक्सीमेस्ट्रॉन है, ये क्या करता है, जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट है उसको एनहांस करता है। साथ ही साथ जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसका इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, सिंथेटिक एंड्रोजन्स के थ्रू। अब जैसे क्लिनिकल यूजेस हैं, क्लिनिकल यूजेस में क्या होता है, जैसे हाइपोगोनेडिज्म है तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ की जाएगी जिससे क्या कर सकें, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो रिस्टोर कर सकें। डिलेड प्यूबर्टी में इंडक्शन होता है, लाइक प्यूबर्टी का एडोलेसेंट मेल्स में तब पर्टिकुलरली यूज़ किया जाएगा जहाँ पे लाइक डिले हो गया है प्यूबर्टी के टाइम पे। एनीमिया है तो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट किया जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर में जैसे एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर ग्रोथ होते हैं ना, जिसकी वजह से होता है, उसको इनहिबिट कर लेगा पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर में। साइड इफेक्ट्स अगर देखे जाएं, जैसे एंड्रोजेनिक इफेक्ट आएगा जिसमें एक्ने, हेयर लॉस, जो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। इसका साइड इफेक्ट ये हो जाता है मेल पैटर्न बाल्डनेस, बोल्ड हो जाते हैं, बाल्डनेस आ जाती है हेयर लॉस की वजह से, बॉडी हेयर्स इंक्रीज होते हैं, एक्ने की जो लाइक कंप्लेन है वो देखने को मिली है एज एन साइड इफेक्ट। एस्ट्रोजेनिक में gynecomastia due to aromatization of testosterone to estradiol, other risk liver toxicity, cardiovascular risk, mood swings, infertility due to suppression of HPG axis, ठीक है, ये साइड इफेक्ट है। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड अगर देखा जाए उनका काम क्या होता है, ये सिंथेटिक है, सिंथेटिक डेरिवेटिव है किसका, टेस्टोस्टेरोन। ये इसलिए लाइक डिज़ाइन किए गए हैं, जो एनाबॉलिक या मसल बिल्डिंग इफेक्ट थे एड्रेनर्जिक इफेक्ट के बाद उसको मिनिमाइज करने के लिए बनाए गए थे। जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड हैं वो हमारे क्या करते थे, जो एड्रोजेनिक इफेक्ट्स जो शो करते थे उनको मिनिमाइज करने के लिए पर्टिकुलरली सिंथेटिक डेरिवेटिव बनाया गया टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। ये केमिकल स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ फिजियोलॉजिकली मसल और बोन ग्रोथ में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो एड्रोजेनिक एक्टिविटी होने वाली है वो कम हो जाएगी। जैसे हमारा नेंड्रोलॉन है, जेंड्रोलॉन है और स्टेनोजोलॉल है, ये पर्टिकुलर इनका काम है एनाबॉलिक स्टेरॉइड में। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या होता है, जो एनाबॉलिक एक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, साथ ही साथ मसल ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। बोन डेंसिटी इंक्रीज होगा क्योंकि मसल और बोन ग्रोथ में प्रमोट कर रहा है। स्टिमुलेट करेगा एरिथ्रोपोइसिस, जो आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा था उसको बढ़ाने में, स्टिमुलेट करने में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमने देखे थे एग्जाम्पल नेंड्रोलॉन, उसमें क्या होता है कि एनीमिया को ट्रीट करना है या मसल वेस्टिंग डिजीज जो है वहाँ पे इसको पर्टिकुलरली यूज़ किया जाएगा। विंस्ट्रॉल है या स्टेनोजोलॉल है, ये हेरिडिटरी एंजियोडीमा हो गया है किसी को, तब पर्टिकुलरली यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ जब मसल ग्रोथ हो उसको देखना है, उसको मेंटेन करना है, तब एनाबॉलिक स्टेरॉइड पर्टिकुलरली विंस्ट्रॉल को यूज़ करोगे। जेंड्रोलॉन है जो वेट गेन है, जैसे सर्जरी या ट्रॉमा के बाद वेट गेन, उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ जो बोन रिलीफ, मतलब एक तरीके ऑस्टियोपोरोसिस में जो पेन होता है या उसके थ्रू जो बोन पेन है वो उसमें रिलीफ मिलता
मिलता है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करके प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ाता है, साथ ही साथ जो हमारी मसल हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी को भी देखता है। अगर रिड्यूस करता है ये कैटाबॉलिज्म, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स है ना, उनको इनहिबिट करके। क्लिनिकल यूजेस हमें पता चल गया क्या क्या काम कर रहा है। जैसे इसका काम है मसल वेस्टिंग डिजीज में, जैसे HIV, एड्स, कैंसर, और ऑस्टियोपोरोसिस में एनहांस करता है बोन की डेंसिटी। जो बोन की डेंसिटी कम हो जाती है ना, ऑस्टियोपोरोसिस में चांसेस होते हैं, तो तब हेल्प करेगा। एनीमिया में देखो, एरिथ्रोपोइसिस जहाँ पे RBC का प्रोडक्शन ज़्यादा होने वाला है वहाँ पे अनीमिया आ जाएगा। अनीमिया की बात करेंगे हम। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, जहाँ भी जिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की थोड़ी कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के टाइम पर यूज किया जाता है, एज इन एंड्रोजन्स को या टेस्टोस्टेरोन को। साइड इफेक्ट वही आ जाते हैं एड्रोजेनिक इफेक्ट है, एक्ने है, विरलाइजेशन है। अगर वायरलाइजेशन देखा जाए फीमेल्स में, उस टाइम पे यूज किया जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होते हैं जिसमें डिस्लिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो रिस्क हैं वो फैक्टर्स आ जाते हैं। हिपैटोटॉक्सिसिटी, साइकाइट्रिक इफेक्ट, एग्रेशन, मूड स्विंग, डिपेंडेंस थोड़ा हो जाता है इस पे। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन में टेस्टिकुलर एट्रोफी, इनफर्टिलिटी, सप्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। अब देखो साइड इफेक्ट हमको ये पता चल जाएंगे, क्योंकि एक अगर सिंथेटिकली यूज किया जाए या कोई एक्स्ट्रा चीज को लिया जाए तो कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट जरूर देगा, ऐसा नहीं है साइड इफेक्ट नहीं देगा। अब एंड्रोजन्स की बात की थी, अब हम आते हैं एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनके लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ब्रेस्ट ग्रोथ, बोन हेल्थ। देखो, जो फीमेल सेक्स हार्मोन हो या मेल सेक्स हार्मोन हो, दोनों ही बोन हेल्थ में ज़रूरी हैं, एसेंशियल है उनका। साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है वहाँ उनकी नीड होती है, ज़रूरत होती है। और ये एक एस्ट्रोजन का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो ये प्राइमरली ओवरीज के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ओवरीज के थ्रू प्रोड्यूस होगा। जैसे ही एक प्लेसेंटा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो कि फिजियोलॉजिकली कहाँ प्रेजेंट है या क्या इसका सोर्स है, वो पता चल जाएगा। अब टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन में एंडोजिनस होते हैं, एक्सोजिनस। एंडोजिनस में एस्ट्राडायोल होते हैं जो ज़्यादा पोटेंट रहते हैं। एस्ट्रॉन, एस्ट्रोयल और भी एस्ट्रोजन्स हैं, बट जो ज़्यादा मोस्ट पोटेंट है वो हमारा एस्ट्राडायोल है। साथ ही साथ एक्सोजिनस जो है सिंथेटिक, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल या कंजुगेटेड एस्ट्रोजन्स, वो पर्टिकुलरली इन एस्ट्रोजन्स के टाइप में आता है। ये सिंथेटिक है हमारा और ये हम मान सकते हैं नेचुरल। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आप क्या देखोगे, फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो ग्रोथ है, मैच्योरेशन हो रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो किस में हेल्प, एस्ट्रोजन ही हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वहाँ पे हेल्प करेगा। बोन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जैसे कि बोन रिजॉर्प्शन होना है, रिजॉर्प्शन के टाइम पे उसको इनहिबिट करेगा। साथ ही साथ ओस्टियोपोरोसिस के टाइम पर बचाएगा या प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोन ग्रोथ की भी बात हुई है ना, हाँ, बोन ग्रोथ में भी यूजफुल होता है। तो ये बोन मेटाबॉलिज्म की बात कर लो। लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करिए, HDL को इंक्रीज करता है और LDL को डिक्रीज करता है। तो आप इससे मान के चलिए कार्डियो प्रोटेक्टिव है। ब्लड कोगुलेशन में ये जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस होता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है, जिससे कि जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म था, जब हायर डोज पे दिया जाता है या रिस्क होते हैं चांसेस उसके, तो वहाँ पे एक तरीके से देखा जा सकता है इसको ब्लड कोagulation में। फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, एस्ट्राडायोल है जो ज़्यादा पोटेंट है, नेचुरल एस्ट्रोजन है हमारा। हमने नेचुरल की बात की थी एंडोजिनस में एस्ट्राडायोल, और HRT या कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज़ किया जाता है। फिर इथिनाइल एस्ट्राडायोल है जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन है, उसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन है जैसे प्रीमैरिन है जो HRT में यूज़ किया जाता है। फिर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, जो एस्ट्रोजन है वो बाइंड करेगा एस्ट्रोजन रिसेप्टर से जो टारगेट टिश्यूज में प्रेजेंट है, वो रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन को, जिससे कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन या बोन डेंसिटी मेंटेनेंस, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में अदर्स भी आते हैं जो चीज़ें, उनमें हेल्प करता है, वहाँ सपोर्ट करता है। क्लिनिकल यूजेस में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है HRT हमारा। साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्शन में अगर प्रोजेस्टिन के साथ इसको कंबाइन किया जाए तो एज अ कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज़ किया जाएगा। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में जैसे एमेनोरिया है या डिसमेनोरिया है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा स्पेसिफिकली। अब जैसे ब्रेस्ट या प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट हो तो पर्टिकुलरली कैंसर मैनेजमेंट में भी यूज़ किया जाएगा। कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है, एक तो नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, वेट गेन हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मूड चेंजेस हो सकते हैं। सीरियस अगर देखा जाए तो चांसेस हैं कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है कि हो जाए, इंक्रीज है
रिस्क हो सकता है, साथ ही साथ स्ट्रोक, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है अगर अनअपोज्ड है प्रोजेस्टेरॉन, और लिवर डिसफंक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन भी हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन है जो बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, प्रेगनेंसी है, एम्ब्रियोजेनेसिस है। मतलब जो एस्ट्रोजन है वो हमारे नॉर्मल सेक्स हार्मोन असेंशियल है जो ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल टाइम पीरियड पे, बट हमारा प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जो असेंशियल होता है किस टाइम पर, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो विमेंस में, गर्ल्स में, या प्रेगनेंसी के टाइम पर, एम्ब्रियोजेनेसिस है तब। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, अगर याद करना चाहो आप याद कर सकते हो, एज सच नेसेसरी नहीं है फार्माकोलॉजी में। फिजियोलॉजी की बात करें तो एक तरीके से ये कहाँ से सिक्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो हमारे ओवरी में प्रेजेंट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है उस और प्लेसेंटा के टाइम पे, जो प्लेसेंटा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस टाइम प्रोजेस्टेरॉन आपको ये वाला हार्मोन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका रोल है कि जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जो इम्प्लांटेशन के टाइम पर ज़रूरी होता है उसको एक तरीके से प्रिपेयर करता है, उसको मेंटेन करता है जिससे कि इम्प्लांटेशन हो सके पर्टिकुलर साइट पर। साथ ही साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसको डिक्रीज करने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम करेगा, और जो सर्वाइकल म्यूकस है जो प्रिवेंट करेगा उसको थिक कर देता है, जिससे क्या हो, स्पर्म पेनिट्रेशन ना हो सके। स्पर्म पेनिट्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पर इम्प्लांटेशन नहीं होगा, उसमें उसका रोल एज अ कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज किया जा सकता है। फार्माकोलॉजिकली अगर देखा जाए प्रोजेस्टेरॉन है ये नेचुरल फॉर्म है हार्मोनल थेरेपीज में प्रोजेस्टेरॉन, और सिंथेटिक प्रोजेस्टिन जो आता है जो मेड्रोऑक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ठीक है, ये सिंथेटिक है, इसे मॉडिफाई किया गया है रिसेप्टर एफिनिटीज के बेसिस पर, ये नेचुरल अकरिंग है। मैकेनिज्म की बात करें, जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर है, प्रोजेस्टेरॉन उससे बाइंड करेगा, फिर क्या करेगा, जो यूट्राइन वॉल्व में एंडोमेट्रियम है उसको प्रिपेयर करेगा, किस लिए, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी बनी रहे। साथ ही साथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होने वाली है वो इसके थ्रू ही होती है। कैसे, काउंटरैक्टिंग करता है जो एस्ट्रोजेंस का प्रोलिफरेटिव इफेक्ट है। क्लिनिकल यूजेस हमने बात की थी कि यहाँ पे जब सर्वाइकल म्यूकस जो है उसको थिकन करेगा तो क्या करेगा, स्पर्म पेनिट्रेशन नहीं होगा, तो एज इन कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज किया जाएगा। अब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में यूज किया जाएगा। जब प्रेगनेंसी सपोर्ट में मानिए कि प्रीटर्म लेबर हो रहा है उसको प्रिवेंट करेगा। साथ ही साथ जो ल्यूटल फेज होती है उसको सपोर्ट करता है। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो दोनों जितने भी हार्मोन्स हैं, आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको तो क्लिनिकल यूज इसका है ही हर जगह। कॉमन क्या साइड इफेक्ट है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकते हैं, मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग हो सकती है। कुछ रिस्क फैक्टर्स जो आ जाते हैं इन हार्मोन्स के, या फिर जो ये सेक्स हार्मोन्स हैं इनका, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का आ जाता है, साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट। और कुछ टाइम अगर लंबे समय तक इसको, पर्टिकुलरली आप किसी भी हार्मोन को ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करोगे तो चांसेस हैं कैंसर कन्वर्जन के, कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, उसमें बदल सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसका आप समझ जाओ कि एडमिनिस्ट्रेशन ओरली है। क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी नहीं होने देना, तो उसके टाइम पर फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब देखा जाए इसमें क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हॉर्मोन्स का ही कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हमारे एस्ट्रोजेंस हैं, प्रोजेस्टिन्स हैं, या प्रोजेस्टिन्स हो गए, कोई फॉर्मुलेशन बनी हुई है, इन दोनों को कंबाइन करके एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया जाता है। अब जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं COCs, उसमें दोनों एस्ट्रोजन भी होते हैं, प्रोजेस्टिन भी हो। फॉर एग्जाम्पल एथिनाइल एस्ट्राडायल हो गया, लीवोनोजेस्ट्रोल है, दोनों हो गए, कंबाइन करके ही यूज़ किया जाएगा एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। अब जो प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स आती हैं जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टिन होता है या नॉरएथिड्रोन होता है, उनको यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन जो होने वाला था उसको इनहिबिट कर लेता है। कॉन्ट्रासेप्टिव का काम है कि आगे प्रेगनेंसी नहीं होने देना, साथ ही साथ जो स्टार्टिंग फेज है, जो हमारा ओव्यूलेशन का टाइम होता है फीमेल्स में, उसको इनहिबिट करता है, इनिबिशन हो जाता है ओव्यूलेशन का। उसमें क्या है, सप्रेशन करेगा। जो हमारा क्या था, HPG एक्सिस पढ़ा था, HPG एक्सिस में गोनाड्स में हमारे ओवेरियन है, ओवेरियन को हम उसका सप्रेशन होगा कि वो जो मिड साइकिल सर्ज को प्रिवेंट करेगा, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन को, ठीक है, वहाँ ओव्यूलेशन बंद हो जाएगा। अब सर्वाइकल म्यूकस जो है, ठीक है, उसको थिक कर देगा। थिकन की वजह से क्या होगा, स्पर्म का पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा। एंडोमेट्रियल चेंजेस में ही होता है, जो यूट्राइन की लाइनिंग होती है वो थोड़ा सा लेस रिसेप्टिव होती है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग अगर
नहीं ज़्यादा अच्छी हुई तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। क्लिनिकल यूसेस में आपको पता है जो भी फीमेल्स में पर्टिकुलरली यूज़ किया जाएगा एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो कॉन्ट्रासेप्शन के टाइम पे मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन है या किसी को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, डिसमेनोरिया है, तब मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के टाइम पे यूज़ करा जाएगा इसको। और साथ ही साथ जैसे एक्ने मैनेजमेंट है, कुछ पर्टिकुलर या सर्टेन प्रोजेस्टेंस हैं वो एक्ने मैनेजमेंट के लिए टाइम पर यूज़ किए जाते हैं। पीसीएस है, पीसीएस और पीसीओडी तो बड़ा इस टाइम कॉमन हो गया है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो तब उसके टाइम पर ट्रीटमेंट की तरह दिया जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा, उसके साथ अलग भी यूजेस हैं क्योंकि उसमें हॉर्मोन्स हैं। हॉर्मोन्स अदर चीज़ों में भी यूज़ किए जा सकते हैं, अदर क्लिनिकली यूज़ में आ सकते हैं, ठीक है। पीसीओएस है। अब एंडोमेट्रियोसिस है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल पेन है उसको कम करते हैं, थोड़ा रिड्यूस करते हैं, क्योंकि किसी किसी में होता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, एनीमिक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो एंडोमेट्रियोसिस में हेल्प करेगा। साइड इफेक्ट देखो, एक तो वेट गेन होगा क्योंकि एक्स्ट्रा हार्मोन्स इनटेक है, ये भी सोच के मान के चलो। साथ ही साथ स्पॉटिंग होगा पीरियड्स के बीच में, मूड चेंजेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस, नोजिया, ये सारे साइड इफेक्ट हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स जो आ जाते हैं वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म आ जाता है, स्ट्रोक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है। साथ ही साथ जो स्मोकर्स हैं, विमेन ओवर 35 ईयर ओल्ड, जो 35 ईयर ओल्ड से ऊपर हैं और स्मोकिंग करती हैं, उनके लिए ज़्यादा रिस्की है, उनके लिए सीरियस रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं। साथ ही साथ इससे ना ब्लड प्रेशर एलिवेट रहता है, लिवर डिसफंक्शन रहता है, और बहुत सारे हैं कैंसर के लॉन्ग टर्म पे। अगर इनको देखो, हार्मोन्स को आप अगर लंबे समय तक या प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करोगे तो चांसेस हैं कि कैंसर कन्वर्जन हो सकता है, मतलब वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब जैसे यूट्रस में बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, गायनक हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं जो डायरेक्टली कहाँ एक्ट करती हैं, यूट्रस पे। अब जैसे लेबर इंडक्शन कराना है उस टाइम पे यूज़ किया जाएगा। पोस्टपार्टम हीमरेज होता है उसके मैनेजमेंट में यूज़ करा जाता है। अब प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट करना है तब क्या करोगे, तब भी ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस यूज़ करोगे। और मेडिकल अबॉर्शन होना है, मेडिकली ऐसा नहीं, लीगली नहीं, मेडिकली अबॉर्शन होना है, तो ये ड्रग एक्टिंग जो यूट्रस पे है उनको यूज़ किया जाएगा। अब जैसे यूट्राइन स्टिमुलेंट है जिसमें ऑक्सीटोसिस आता है, जैसे ऑक्सीटोसिन है, एर्गेट एल्कलॉइड है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए। यूट्राइन रिलैक्सेंट में क्या आते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एनसिड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, और बहुत अलग और भी यूट्राइन एजेंट्स हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन एगोनिस्ट, एंटी प्रोजेस्टिन्स, ये सब प्रॉपर्ली ड्रग्स एक्टिंग है यूट्रस पे। अब यूट्राइन स्टिमुलेंट्स में क्या आते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिस है, ऑक्सीटोसिन है, उसका सोर्स कहाँ है, ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से और सिक्रीट किया जाता है किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एक्शन इसका है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए और मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन का। साथ ही साथ इंडक्शन ऑफ लेबर, पोस्टपार्टम हिमरेज कंट्रोल। साइड इफेक्ट, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, फीटल डिस्ट्रेस, वाटर इंटॉक्सिकेशन। अब एर्गेट और एल्कलॉइड्स जो है इसका मैकेनिज्म है, ये स्टिमुलेट करता है सस्टेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, यूजेस पोस्टपार्टम हिमरेज कंट्रोल। साइड इफेक्ट, हाइपरटेंशन, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक। प्रोस्टाग्लैंडिन जो पीजीज है हमारे वो कॉज करेंगे सर्वाइकल राइपनिंग एंड स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब लेबर इंडक्शन कराना हो तब यूज़ किया जाएगा। मेडिकल अबॉर्शन जैसे मिफप्रिस्टोन है उसके टाइम पर, पोस्टपार्टम हिमरेज। देन साइड इफेक्ट इसके जीआई डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, साथ ही साथ नोजिया, यूट्राइन हाइपरटोनस और हमारा क्या था, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। अब इसमें देखो यूट्राइन रिलैक्सेंट है, जैसे बीटा 2 एगोनिस्ट है, ये रिलैक्स करेगा जो यूट्राइन की स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे रिलैक्सेशन कॉज करेगा, जिससे कि जो प्री टर्म लेबर था उसको डिले कर देगा थोड़े टाइम के लिए, डिले कर देगा थोड़े टाइम के लिए। साथ ही साथ इसका साइड इफेक्ट अगर देखा जाए, टैकीकार्डिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया। देखो ये भी एक तरीके से देखा जाए, ये ड्रग्स जो एक्ट कर रही हैं ये कहीं ना कहीं इनके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आपको लगता है तो आप बताओ किसका नहीं होता। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिख सकते हो, आप अपना सजेशन या फिर जो भी आपको बताना है, कहना है, वो लिख देना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जैसे निफेडिपिन है, उसका काम क्या होता है, जो भी कैल्शियम एंट्री हो रही है उसको इनहिबिट करना, साथ ही साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करना। अब इसका प्री टर्म लेबर के टाइम पर पर्टिकुलरली यूज़ किया जाएगा। एनसिड है जैसे शॉर्ट टर्म टोकोलाइसिस है, जैसे इनका काम क्या होता है एनसिड्स का, ये
जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको कम करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट भी प्रीटर्म लेबर के टाइम पर यूज़ किया जाता है, और जैसे एक्लेम्पसिया है उसके सीजर प्रिवेंशन के टाइम पर। कुछ अदर यूट्राइन एजेंट्स जो आते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन है, एगोनिस्ट जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन, डाइड्रोजेस्टेरॉन है, उसका सपोर्ट करता है ये प्रेगनेंसी और प्रिवेंट करता है प्रीटर्म लेबर को। एंटी प्रोजेस्टिन जो है, मिफप्रिस्टोन है, मेडिकल अबॉर्शन के टाइम पे यूज़ किया जाता है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया मैनेजमेंट के टाइम पर। अब क्लिनिकली एप्लीकेशन देखो, जो यूट्राइन ड्रग्स हैं उसमें लेबर इंडक्शन है, ऑगमेंटेशन आ जाता है, ऑगमेंटेशन के टाइम पे पोस्टपार्टम हीमेरेज मैनेजमेंट है, प्रीटर्म लेबर मैनेजमेंट है, मेडिकल अबॉर्शन, प्रेगनेंसी सपोर्ट, ये सब आपको एक आइडिया लग जाता है यूट्रस के बेसिस पर कि कहाँ कहाँ इसका क्लिनिकली यूज़ किया गया है ड्रग का। साइड इफ़ेक्ट जो हमें देखने हैं कुछ, जैसे यूट्रोटॉनिक्स हैं जहाँ यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन होता है उसके चांसेस हैं, वहाँ फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, मैटरनल हाइपरटेंशन है। अब यूट्राइन रिलैक्सेंट है जैसे कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट है या मैटरनल हाइपोक्सिया है, उसके टाइम पर जनरल कंसिडरेशन हमें क्या करना है। देखो, जनरल कंसिडरेशन जब भी कोई लाइक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चलता है तो वहाँ पे मॉनिटरिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि मैटरनल एक तरीके से मैटरनल मॉनिटरिंग हो फीटल वेलबींग के कंसिडरेशन के टाइम पे, और अवॉइड करना है किसी भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन को जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या फीटल एनोमलीज को। ठीक है।